बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सलाउद्दीन अय्यूबी सीज़न 2 एपिसोड 1 के आगाज़ में हम देखेंगे कि सलाउद्दीन अय्यूबी रात के वक्त कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और बिल आखिर काफ़ी कोशिशों के बाद वो कुएं से बाहर निकलने में कामयाब हो ही जाते हैं, मगर ये बिल्कुल भी सच नहीं होता। वो सिर्फ इनका एक ख्वाब था। वो अभी भी कुएं में पड़े होते हैं और आसमान की तरफ तक रहे थे और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, ज़मीन भी तेरी है और आसमान भी तेरा है, तू मुश्किल में मदद फरमा। इसके बाद हम दूसरी जानिब किले का मंजर देखते हैं, जिसके बाहर एक शख्स काले कपड़े में मलबूस होता है और वो रस्सी की मदद से किला चढ़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम एक बार फिर से सलाउद्दीन अय्यूबी को देखते हैं, जो कि कुएं से बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान इनका हाथ छूट जाता है और फिर जमीन पर पड़े होते हैं। एक तरफ बालन भी किले में जा पहुँचता है और फिर वो सिपाहियों को मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है। इसी दौरान एक सलेबी सिपाही उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मगर वो जवाब नहीं देता और उसे मारते हुए आगे बढ़ जाता है। काफी देर किले में यूं ही आगे बढ़ने के बाद बिल आखिर वो अपने भाई के पास आ पहुंचता है। कमरे में मौजूद उसका भाई उसे वहां देखता है और उस पर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम यहाँ पर आ गए। वहीं हम दूसरी जानिब कुएं का मंजर एक बार फिर से देखते हैं, जहाँ पर सलाउद्दीन अय्यूबी एक बार फिर से कुएं से बाहर आ जाते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फिर सजदा रेज हो जाते हैं। लेकिन उन्हें अपने सामने एक सलेब का निशान नज़र आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी परेशान होते हैं और ये देखकर वो अल्लाह से कहते हैं, मेरे अल्लाह तू अजीम है। और इसी दौरान आसमानी बिजली की चमक गरज के साथ सलेब गिर जाता है, जिसे देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी मुस्कुराने लगते हैं। मगर एक बार फिर से ये सिर्फ और सिर्फ सलाउद्दीन अय्यूबी का एक ख्याल था और अभी भी वो कुएं में ही नज़र आ रहे थे। फिर वो ख्वाब से जागकर कहते हैं, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, तू ही मेरी दाद रसी फरमा। दूसरी तरफ हम बालन के भाई को देखते हैं, जो उससे कहता है, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। तो बालन कहता है, मुझे ये बताया गया था कि तुम मरने वाले हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो। इस पर बालन का भाई कौनतेक हंसने लगता है और कहता है, पहले से तुम्हें यहाँ पर बातें करने के लिए नहीं बुलाया, तुम क्यों हमारी विरासत के किले में चोरों की तरह दाखिल हुए हो। इस पर बालन कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे आने का किसी को पता चले, क्योंकि मैंने वापस जाना है। तो कौनतेक कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मगर बालन कहता है, मैं वापस जाऊंगा। तो कौनतेक कहता है, मेरे आसपास मेरी मौत का इंतजार करने वाले बहुत से लोग हैं, तुम चले गए तो इस किले का क्या होगा। अगर मैं मर गया और तुम ना आए तो ये ज़मीनें वो किसी और को दे देंगे और यूं हमारी बादशाहत से इनकी नस्लें निजात पालेंगी। मगर इसके बावजूद बालन कहता है, शायद यही सबसे बेहतर होगा। इस तरह से कोई भी नहीं बचेगा जो यरूशलेम की बादशाहत में किसी भी तरह के इक़दामात में मदाखलत करे और इनके मंसूबर पर बात करे। तो कौनतेक कहता है, तुम एक बुज़दिल आदमी हो, यहाँ रहने के बजाय भागने को तरजीह दे रहे हो। हमें बादशाहों के साथ ताल्लुकात को अच्छे से निभाना चाहिए था। इस पर बालन कहता है, जी हाँ, और उन्होंने जो तुम्हें कहा वो सब करने और ज़मीन को कब्जे में रखा। मैं तुम्हारे साथ फिर से इस सब पर बात नहीं करूँगा। मैं तुम्हें देखने आया था और तुम्हें देख लिया है, तो मैं अब जा रहा हूँ। और इसी दौरान बालन एक फूल देते हुए अपने भाई से कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, तुम इसके ज़रिए अपने रास्ते को रोशन करना। ये सब के बाद कौनतेक बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है और कहता है कि मैंने बाबा के मामले में तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। ये सुनकर बालन जाते जाते रुक जाता है और फिर माजी को याद करने लगता है, जब बचपन में उसने अपने बाबा को कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा, मुझे बादशाह के हुक्म की कोई परवाह नहीं है, या तो आप इन्हें तब्दील कर दें या फिर इन्हें ये जगह छोड़ने पर मजबूर नहीं करें। अगर आपने इन जालिमों की बात सुनकर हमारी ज़मीनों में रहने वाले गरीबों को दूर भेजा तो मैं भी चला जाऊंगा और मैं कसम खाता हूँ। इसी वक्त इसका बाप ज़मीन पर खून में लथपथ पड़ा हुआ होता है और बालन जंगल में बैठा अपने खून से भरे हुए हाथों को देखकर रोते हुए कहता है कि खुदावन मुझे माफ़ कर दें, ये मैंने क्या कर दिया। ये सभी ख्याल के बाद कौनतेक कहता है, अगर हमारे बाबा अभी जिंदा होते तो इन चीज़ों के लिए लड़ने की तमन्ना करते जो उन्होंने हमें सिखाई थी। बालन, ये किला और ज़मीनें तुम्हारी हैं, अपनी बादशाही को मजबूत बनाना जिसका तुमने ख्वाब देखा है, ये जगह तुम्हारी तकदीर है। मगर ये सब सुनने के बावजूद भी बालन वहाँ से चल देता है और कौनतेक कहता है, रुको बालन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ बातें बतानी है। मगर बालन जा चुका होता है और
और कॉन्टैक्ट बालन के जाने पर जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ हम घोड़े पर सवार काजी फाजिल को देखते हैं जो कि सहरा में तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। एक तरफ शाम में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। इसी दौरान उनकी खातून सुल्ताना उन्हें कहती हैं कि आप सारी रात से नहीं सोए, आपको आराम करना चाहिए वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। जो परेशानी हम पर मुसल्लत हुई वो काफ़ी ना थी, मजीद ये कि मैंने भी आपको मायूस कर दिया है ना। इसी के साथ सुल्ताना ज़मीन पर बैठते हुए सुल्तान से माफ़ी मांगने लगती है, मगर सुल्तान उससे कहते हैं उठ खड़ी हो, तुम्हारे सल्जोकी सुल्तान बाबा का एहतराम तुम्हारे जुर्म से बढ़कर है, इसलिए तुम मेरे साथ हो अभी तक, लेकिन तुम्हारी आंखों पर पड़े पर्दे हमारे दरमियान आ चुके हैं। अस्मत खातून और इनके बच्चे को तुम्हारे से काफ़ी ज़्यादा दूर महफूज जगह पर पहुंचा तो दिया है, मगर तुम्हारे नफ्स से तुम्हें कैसे बचाएंगे हम खातून। इतने में एक वजीर आकर खबर देता है कि सुल्तान दीवान में आप सबके मुंतजिर हैं लोग। दूसरी तरफ हम सलाउद्दीन अय्यूबी को कुएं में भूखा प्यासा देखते हैं और वो अपनी मदद के लिए अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं। इसी दौरान एक दफ़ा फिर से सुल्तान के महल का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर शेर को सुल्तान से कहते हैं कि लश्कर बेसुकून है, सलाउद्दीन की गुमशुदगी ने हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं, हम खुद की तरफ पेशकदमी नहीं कर पा रहे और ना ही मिस्र की जानिब पेशकदमी कर पा रहे हैं। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, लश्कर को दाएं मोड़ना है या बाएं मरना है इस बात का फैसला नहीं हो रहा, हमें इसमें बहुत मसला हो रहा है। तो इस पर सुल्तान शदीद गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारा भाई गैर मोतबर अफवाहों की तरह यमन की तरफ घोड़े दौड़ा रहा है, क्या कोई इत्ला है इस पर शेरों को कहता है नहीं। इस पर सुल्तान कहते हैं कि हमारा लश्कर दाएं जाएगा या बाएं ये अल्लाह की मर्जी है, तुम्हें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए, तुम सिर्फ सलाउद्दीन को ढूंढो और इसके निशानात तलाश करो। अब मुझे बताओ यूरोप की कोई खबर है? तो शेरों को कहता है जी हाँ, आपके बुलावे के बारे में बाखबर कर दिया गया था, बहुत जल्द वो यहाँ महल में होगा। इस पर सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम बालन को एक बार फिर से जंगल में आगे बढ़ता देखते हैं और अपने बचपन को याद कर रहा होता है, जब उसने अपने वालिद को मारने के बाद इसी जंगल का रुख किया था और भागते भागते वो एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया था। यह ख्याल आते ही बालन फौरी तौर से अपने घोड़े से उतरता है और उस दरख्त की तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसने इमाजी में एक डब्बा छुपाया था और फौरी तौर से जमीन को अपने खंजर की मदद से खोदने लगता है और कुछ ही देर के बाद वो इस डब्बे को निकाल लेता है और उसे उठाकर देखते हुए घोड़े की जेन में वापस रख देता है। इसके बाद वो अपने हाथ धोने लगता है और पास मौजूद कुएं में झांकता है, लेकिन वहां टूटी हुई बाल्टी देखकर वो वापस जाने ही लगता है कि अचानक उसे कुएं में से किसी की आवाज़ आती है, जहां पर सलाउद्दीन अय्यूबी तलवार पर पत्थर रगड़ रहे थे। यह आवाज़ सुनकर वो कुएं में झांकने लगता है, मगर कोई दिखाई नहीं देता। इस वक्त वो ऊंची आवाज़ में पूछता है नीचे कौन है? इस पर सलाउद्दीन अय्यूबी अल्लाह के शुक्र अदा करते हुए कहते हैं मैं हूँ। तो बालन कहता है सब्र रखो, मैं तुम्हें इस कुएं से बाहर निकाल लूँगा, बस तुम रस्सी को मजबूती से पकड़ने की कोशिश करना। ये कहते साथ ही वो रस्सी फेंक देता है और सलाउद्दीन अय्यूबी बामुश्किल उस रस्सी को अल्लाह का शुक्र अदा कर पकड़ते हैं और फिर कोशिश करके रस्सी की मदद से ऊपर आने लगते हैं और बालन उस रस्सी को ऊपर की जानिब खींचने लगता है। जूं ही सलाउद्दीन बुलंदी की जानिब आते हैं तो उनके हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन बालन फौरी तौर से उन्हें पकड़ लेता है और कुएं से निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर कहता है मैंने ये सब सोचा नहीं था कि इतना मुश्किल होगा, क्या आप ठीक हैं? मगर सलाउद्दीन अय्यूबी कुछ बोल नहीं पाते और बालन फौरी तौर से उन्हें पानी पिलाता है। जैसे ही सलाउद्दीन अय्यूबी पानी पीते हैं तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और बालन ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हम काजी फाजिल को एक बार फिर से सहरा में घोड़ा दौड़ाते हुए तेजी से अपनी मंजिल की तरफ गामजन देखते हैं, मगर कुछ ही देर के बाद घोड़ा थक हार जाता है। तो काजी फाजिल कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत थका दिया है, मुझे माफ कर दो, अब मैं शाम की दीवारें देख पा रहा हूँ, बस थोड़ा सा और चलो। ये कहते साथ ही वो फिर से घोड़ा दौड़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यारू की अपने जख्मी घोड़े के साथ गार के बाहर मौजूद होता है और अपने घोड़े को प्यार करते हुए कहता है जो फजर से अंधेरे तक धूल उड़ाते हैं, तुम इतने मुकद्दस जानवर हो कि अल्लाह ने तुम्हारी कसम खाई है और अब मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ इस सफ़र की जो हमने एक साथ तय किए, मैं तुम्हारा इंतकाम ज़रूर लूँगा। इसके बाद वो गार की तरफ देखते हुए अपने सिपाहियों से कहता है कि क्या तुम सुन रहे हो? वो मदद के लिए चीख रहे हैं, मगर फिर भी वो अपने दर्दनाक अंजाम से नहीं बच सकते।
जब घोड़ों, औरतों और हथियारों को निशाना बनाया जाए तो तब कोई रहम नहीं बचता। बहादुर, मुझे खारासान का चाकू दो। इस पर बहादुर इसके पास आता है और कहता है, हजूर आइए एक साथ इनका मुकाबला करते हैं। मगर यारूकी कहता है, इन लोगों ने मेरा घोड़ा जख्मी किया है तो मैं ज़ाती तौर से इसका इंतकाम लूँगा। ये कहते साथ ही वो अपनी पगड़ी और चोगा उतार फेंकता है और बहादुर से चाकू लेकर गार के अंदर दाखिल हो जाता है। और यहीं पर यह एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।